भारत ने 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह वर्ष भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्षों के उपलक्ष्य में है और इस दौरान भारत को एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और वैश्विक स्तर पर प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने की योजना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस संकल्प को व्यक्त किया था कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके तहत देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कृषि और इंडस्ट्री में सुधार और उनके नवीनीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि भारत को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख और सशक्त स्थान मिल सके। विकसित भारत अभियान की शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य भारत को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर देश बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभियान के माध्यम से भारत को दुनिया के सबसे विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करने का संकल्प किया है। इस अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, ताकि भारत आर्थिक रूप से सशक्त हो और यहाँ के नागरिकों की जीवन शैली में सुधार हो। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पहल को भारत के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को विकास के लाभ मिल सके। इस अभियान के तहत सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत, स्वच्छ भारत जैसी महत्वपूर्ण पहलें शामिल हैं। इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य देश में समृद्धि, समानता और समग्र विकास को बढ़ावा देना है। भारत आज़ादी के बाद से ही विकास के विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की कर रहा है, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी बरकरार है। विकसित भारत अभियान का उद्देश्य इन चुनौतियों का समाधान करना और राष्ट्र को वैश्विक मंच पर एक सशक्त स्थान दिलाना है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे कई क्षेत्रों में सुधार और उनके नवीनीकरण पर जोर दिया जा रहा है। विकसित भारत के विकसित भारत अभियान के मुख्य उद्देश्यों को अगर हम देखें तो पहला मुख्य उद्देश्य है आर्थिक वृद्धि और समृद्धि। तो आर्थिक वृद्धि अभियान का सबसे प्रमुख उद्देश्य भारत की आर्थिक व्यवस्था को या अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों को पैदा करना और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना शामिल है। इसके साथ ही स्मॉल, मीडियम एंड बिग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाता है ताकि देश में व्यापार और उद्योग को गति मिले। दूसरा मुख्य उद्देश्य है शिक्षा और कौशल का विकास। यह अभियान भारत में शिक्षा प्रणाली को सुधारने, गुणवत्ता में वृद्धि करने और सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। तीसरा मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण। विकसित भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने और प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके साथ ही सामाजिक कल्याण की योजनाओं के माध्यम से गरीबों और कमजोर वर्गों की सहायता की जाती है। अगला मुख्य उद्देश्य डिजिटल भारत का है। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देकर सरकार ने ई गवर्नेंस या डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट जैसे कि यूपीआई और डिजिटल एजुकेशन जैसे ऑनलाइन एजुकेशन के पहलुओं पर जोर दिया है। इससे नागरिकों को अधिक सुलभ और पारदर्शी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। विकसित भारत अभियान भारत के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अभियान न केवल आर्थिक विकास के लिए कार्य करता है, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर और समृद्धि सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है। इसके माध्यम से भारत एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभरने की दिशा में अग्रसर है। विकसित भारत को लॉन्च करते हुए मोदी जी ने कहा था कि आज हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो विकसित भारत के लिए होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि विकसित भारत सभी भारत के नागरिकों के प्रयास से ही बन पाएगा। यह केवल एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं बनेगा और यही मोदी जी का प्रण है।
आइए सुनते हैं मोदी जी ने विकसित भारत के बारे में स्वयं क्या कहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने 10 साल में बीजेपी का जो कोर एजेंडा था उसको खत्म कर दिया। अब आगे क्या? सब पूरा कर दिया आपने, आगे मैंने क्या कुछ करेंगे? भी खत्म नहीं किया है। पूरा किया है। मैंने पहले ही कहा कि पुराने जो होने वाले काम थे इन्होंने किए नहीं, मुझे उसको पूरा करना पड़ रहा है। मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं जी। विकसित भारत, जब विकसित भारत में कहता हूं तो वो क्या होगा? जैसे विकसित भारत का मतलब है कि खेल के जगत में, दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मेरे बच्चे लाते होंगे। मैं विकसित भारत कहता हूं तो दुनिया में जब नोबेल प्राइज भी देते होंगे तो धमाधम धमाधम हिंदुस्तान का नाम आता होगा। जब फिल्म इंडस्ट्री में ऑस्कार अवार्ड दिए जाते होंगे तो पहले सारे नाम मेरे हिंदुस्तान के होंगे। विकसित भारत मतलब हर जगह पे मेरा देश आगे होगा, मतलब इन सभी क्षेत्रों में मुझे काम करना होगा। अगर सबसे बड़े साइंटिस्ट कौन, तो हिंदुस्तान का होगा। सबसे बड़ा रिसर्च किसका, तो हिंदुस्तान का होगा। सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ, तो हिंदुस्तान का होगा। सबसे जीरो गरीबी कहाँ, हिंदुस्तान की होगी। सबसे होनहार नौजवान कहाँ के, तो हिंदुस्तान के होंगे। विकसित भारत ये है, ये बोर्ड नहीं है जो मुझे लटका रहा है जी। बट डेवलप्ड नेशन की परिभाषा क्या होनी चाहिए? हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इंडिया डेवलप्ड हो गया है या नहीं? So there is no clear-cut definition, but at a broad level, we can say that a developed nation has a high level of economic prosperity या आर्थिक समृद्धता, social well-being, and technological advancement and industrialization and so on. और कुछ क्राइटेरिया हम रख सकते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं। सो ये क्राइटेरिया होते हैं। इकोनॉमी सबसे पहला क्राइटेरिया है, तो इकोनॉमी को हम मेजर करते हैं जीडीपी में, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एवरेज इनकम पर कैपिटा। हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, पर यहाँ पर हम सिर्फ इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं कि ये मेन पॉइंट्स है क्या। सेकंड पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। सो देयर शुड बी एडवांस टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री एंड द citizens of country should have high standards of living. There should be industrialization, factories and service sector. Unemployment should be really low. गरीबी कम से कम होनी चाहिए और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों के पास बहुत अधिक पैसा है और अधिकतर लोगों के पास बिल्कुल कम पैसा है। देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए एंड बर्थ एंड डेथ रेट जो है वो भी स्टेबल होना चाहिए। आइए अब हम इन 9 पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमी की बात करते हैं। तो इकोनॉमी को मेजर करने का सबसे बेहतर क्राइटेरिया जीडीपी होता है। जीडीपी का मतलब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन दैट कंट्री एंड इट मेजर्स द कंट्रीज प्रोडक्टिविटी। एक और मेजर है पर कैपिटा इनकम। दिस इज द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी अर्नड पर पर्सन इन ए कंट्री and how we calculate this per capita income. So we divide the total income of the country by the population of the country. And this per capita income measures a country's average living standard and the quality of life. तो अगर ये दोनों पैरामीटर को हम देखें तो 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए भारत को 8% पर ईयर की जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए, जो कि क्वाइट चैलेंजिंग है। अभी इस साल ही हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है 6 to 7% है। दैट मीन्स वी आर नॉट येट एट 8% लेवल, सो वी नीड टू ग्रो फास्टर, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। Other factor है per capita GDP. So if we consider it in the US dollars, so by 2047, every person on an average should be earning about $27,000 per year. So this is very high income level from the current level, which is quite challenging target. There are positive uh, outcomes, or let's say hopes for our country, given by different experts. So uh, from one of the experts, we have this estimate that India could become a $50 trillion economy by 2047. And then even we have another estimate by the IMF executive director that India can become a $55 trillion economy
by 2047 if we grow at the rate of 8%. So यहाँ पे हमने एक ग्राफ भी बताया है कि अभी हमारी इकोनॉमी का साइज अराउंड $5 ट्रिलियन है एंड देन वी हैव टू ग्रो अप टू $50 ट्रिलियन। इस ग्राफ में हालांकि ये सोर्स में जो प्रोजेक्शन है वो अप टू $34 मिलियन तक का है, बट वी कैन हैव हायर देन दिस इकोनॉमी लेवल। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। सो इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गति शक्ति योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए। As per this Gati Shakti master plan, our roadway capacities has to be increased, and then we aim to have around 200 new airports. Also, the railway transport cargo capacity will be increased to 1600 tons by financial year 25. There is also focus on the increasing the renewable energy capacity to 225 gigawatts, also the electrical transmission network. So the plan is to increase it to 4.5 lakh circuit kilometer. And as we know, still we don't have 4G connectivity in some of the rural areas. So the focus is to have the 4G connectivity in whole of the villages. इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले बात करते हैं रोडवे एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि भारत में हर साल लगभग 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें बनाई जा रही हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। We already have the Golden Quadrilateral which connects the Delhi to Kolkata and then Kolkata to Chennai and then from Chennai to Mumbai and then from Mumbai back to Delhi. So these are excellent national highways, and also there is east to west corridor from Porbandar to Silchar and then north to south corridor from Srinagar to Kanyakumari. So the plan is to cover the national highways infrastructure rapidly across India so that it helps in the movement of the goods and people. अब अगर हम बात करें ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आप सबने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि हमारे देश में वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर दी गई हैं और काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं। और अभी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स भी लॉन्च होने वाली हैं। इसके अलावा अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बन रहा है जहां पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, और सभी जो ट्रेन्स है उनका नवीनीकरण किया जा रहा है, रेलवे ट्रैक का नवीनीकरण किया जा रहा है। सो यह सब विकसित भारत में योगदान देने के लिए काफ़ी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स हैं। एयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रिसेंटली देयर वाज a रिपोर्ट दैट इंडिगो लीड्स इंडियन एविएशन विद रिकॉर्ड 10 मिलियन पैसेंजर्स इन नवंबर। यानी हमारे देश में एयर ट्रैवल करने वाले नागरिकों की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है, और बाय 2030 तक हमारे देश में अराउंड 240 एयरपोर्ट्स होंगे। प्लान है कि छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बनाए जाए एवं उन्हें भी एयर कनेक्टिविटी प्रदान की जाए और लो कॉस्ट एयरलाइंस चलाई जाएं, जिससे कि भारत के सभी नागरिकों को भी एयर ट्रैवल की सुविधा एट नॉमिनल कॉस्ट पर मिल सके। वाटर बेस्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट एंड पीपल ट्रांसपोर्ट्स के लिए पोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं, बंदरगाह डेवलप किए जा रहे हैं, और यह भी भारत को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत उसमें काफ़ी आगे है। अभी रिसेंटली ही भारत में 5G नेटवर्क लॉन्च किया गया है विच प्रोवाइड्स वेरी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट और वायरलेस इंटरनेट। और अभी जो कंपनियां वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड करा रही हैं वो है रिलायंस जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन, एंड ऑल्सो BSNL हैज लॉन्च्ड इट्स 4G नेटवर्क। सो अगर हम ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्पीड से डेवलप किए जा रहे हैं, और 2047 तक लगता है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होगा। हो सकता है कि हम अमेरिका से भी आगे निकल जाएं बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देने में। अगला डेवलपमेंट इंडिया का बेंचमार्क है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताएगा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं और इतनी सुख सुविधाएं
जो भारत की सरकार आपको दे रही है इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तीन मेन पैरामीटर होते हैं। पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, कि आपका जीवन कितना अच्छा रहता है, आप कितने साल तक जीवित रहते हो वो भी हेल्दी रहते हुए। दूसरा है नॉलेज, तो इसके लिए यह है कि भारत का हर नागरिक कितना एजुकेटेड होगा, कितना पढ़ा लिखा होगा, हर बच्चे कहाँ तक स्कूलिंग करेंगे। और तीसरा है ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो इसका मतलब यह है कि भारत के हर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम क्या होगी, क्या वह उस इनकम से एक डिसेंट लाइफ जी सकता है विदाउट वरिंग अबाउट पुअरनेस। परंतु भारत की रैंकिंग देखें अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो ये कुछ खास नहीं है। सन 2020 में भारत की जो रैंक थी 132वीं रैंक थी, और यह रैंक गिर कर 2023-24 में 134वीं रैंक हो गई है। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत उतना अच्छा नहीं कर रहा है। यानी 2047 तक अगर भारत को अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा करना है, अपने नागरिकों की लाइफ में अच्छे परिवर्तन लाने हैं, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। और मुझे लगता है कि यह काफ़ी चैलेंजिंग होगा भारत को विकसित बनाने के लिए। अगला टॉपिक विकसित भारत के लिए है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी भारत प्राइमरीली एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, इसे हमें मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड एंड सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना होगा और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना होगा। मोदी जी द्वारा अभी जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी स्टार्ट की गई है उससे उम्मीद है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया में अभी काफ़ी बढ़ने वाली है और इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का फ़ायदा यह होगा कि सेमीकंडक्टर लगभग सभी चीज़ों में यूज किए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो अगर इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट ग्रो होता है तो यह भारत की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा और भारत को विकसित देश बनाने के लिए हेल्प करेगा। एग्रीकल्चर का नवीनीकरण करना होगा, नई नई तकनीकें जो कि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हमें एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना होगा। ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी एवं इम्प्रूव्ड फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करने होंगे ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। इंडस्ट्री के लिए हमें सर्विस सेक्टर को भी बढ़ाना होगा। सो सर्विस सेक्टर इज द थर्ड ऑफ द थ्री इकोनॉमिक सेक्टर्स। सो दिस sector provides services like financial services, education services, and telephony and IT services are very good example of the service sector। और आप देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर हमारे जीडीपी में अराउंड 53% योगदान करता है, जो कि काफ़ी बड़ा योगदान है। तो इसीलिए सर्विस सेक्टर की भूमिका काफ़ी अहम है भारत को विकसित देश बनाने के लिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंस है आईटी सर्विस सेक्टर, जो कि भारत की जीडीपी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करा रहा है। फॉर एग्जांपल सन 2023 में ही आईटी सेक्टर ने 7.4% ऑफ इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया था, और यह आईटी सेक्टर करेंटली 5.4 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है और इसके ग्रोथ में भी काफ़ी पोटेंशियल है। और अगर हम एक्सपोर्ट रेवेन्यू की बात करें तो आईटी इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट से इंडिया को हर साल लगभग 194 बिलियन डॉलर का बिजनेस हो रहा है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इसीलिए आईटी सेक्टर की भूमिका भारत को विकसित बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विकसित भारत अभियान के लिए अगला फैक्टर रहेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना कम हो सकता है। अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट में 60,000 कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 50 लाख एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, जो यह दर्शाता है कि अभी भी भारत में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई है और काफ़ी ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हैं। हमें यह अनएम्प्लॉयमेंट कम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब देना होगा। इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अभी 8 से 9% के बीच में चल रहा है, इसे हमें कम से कम करना होगा 2047 तक, अगर हमें भारत को एक विकसित देश बनाना है तो। एक और महत्वपूर्ण बात है भारत को विकसित बनाने में कि गरीबी को हम कैसे कम करेंगे 2047 तक। इसके लिए भारत सरकार प्रयासरत है। और अगर हम इस ग्राफ को देखें तो 2013-14 से काफ़ी लोग गरीबी की रेखा के
बाहर आ गए हैं। So approximately 24.82 crore Indians have escaped the poverty in last 9 years, which is quite significant। इसका मतलब यह है कि भारत में गरीबी वाकई में कम हो रही है और उम्मीद है कि 2047 तक या तो भारत में गरीबी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी या बिल्कुल मिनिमम होगी, अगर हम इसी गति से भारत का विकास होता रहे तो। भारत के विकसित होने में अगला फैक्टर रहेगा इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हैं या पिरामिड से आप देख सकते हैं कि अभी टॉप 1% लोगों की सैलरी 53 लाख या उससे ऊपर है, and they hold around 22% of the total income. That is, top 1% of the people are holding the 22% of total income. So the income is not equally distributed, and this bottom 50% holds only 15% of the income. So there is highly unequal income among the people in India. This has to be reduced by 2047 if we have to become a developed country। विकसित भारत बनाने में जो अगला फैक्टर रहेगा वो रहेगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि सन 2047 तक भारत पॉलिटिकली स्टेबल रहता है या फिर फ्रिक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस के कारण और पॉलिसी चेंजेस के कारण हो सकता है कि इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट ना करें और इंडिया डेवलप्ड कंट्री ना बन पाए। एज पर अवर Foreign Minister S. Jaishankar, political stability means that policy stability, as somebody taking a big bet on India would want to know what India would be like for the next 10 years. If the investor does not know what it will be like a year from now, or if the governments are changing quite frequently in India, then the investor, whether it is a domestic investor or a foreign investor, it will be hesitant to invest in India. So when you do a country's risk evaluation, political stability is a very important part of that। Luckily अभी 15 साल से हमारे देश में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है काफी स्टेबल है। अगला पॉइंट जो भारत डिसाइड करेगा कि भारत विकसित भारत हो सकता है या नहीं, ये है बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ ए कंट्री। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो अभी 2001 तक हमारे देश में जो बर्थ रेट थी वो 25 थी और डेथ रेट थी वो 5 थी। और अगर हम प्रोजेक्शन डालें 2047 तक या 2100 तक, तो भारत की जनसंख्या 2050 तक बढ़ेगी और उसके बाद भारत की जनसंख्या कम होना शुरू हो जाएगी। लार्ज पॉपुलेशन डिक्लाइन विल हैपन इन इंडिया, एंड द मेन रीजन इज दैट इंडियाज India's replacement fertility rate is lower than 2.1, which means that a woman is giving birth to less than 2.1 childs, and this will result in the population reduction. Now, what is the replacement fertility rate? So this is the average number of children per woman needed to maintain a stable population. So India will not have a stable population. Its population will start decreasing after 2050, and by 2100 India will have only 1 billion people. So the government of India needs to make a concerned effort to make sure that India's replacement fertility remains at least 2.1. To summarize, Viksit Bharat by 2047 is one of the greatest vision by government of India. Beginning has been good, but there are so many challenges and it may be quite difficult to achieve the Viksit Bharat status by 2047, especially in the field of human development index and industrialization. On the other hand, every citizen of India need to provide its contribution to make it a success. It is a collective effort and not an individual effort. That is to say that Modi ji alone will not be able to make India a developed country. Every citizen of the country need to provide the contribution. If India really becomes Viksit by 2047, it will be a greatest achievement and it will benefit each and every citizen of India. So in summary, Viksit Bharat is a excellent initiative by Modi ji and government of India, and we are really dreaming big. And as you know, there is a saying,
कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। Thank you for watching this video. If you like this video, please click the subscribe button to subscribe to my channel and keep tuned for more such informative videos. Thank you and bye.